नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे वडोदरा का और वडोदरा में लगातार पहले विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात चली क्योंकि बाढ़ जब आई थी तो वडोदरा के लोगों ने बहुत कुछ सहन किया और उसके बाद विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उसी से जुड़ा हुआ भूखी कांस को डाइवर्ट करने का, भूखी नदी को डाइवर्ट करने का जब प्रस्ताव आया तो खासकर उस इलाके के स्थानीय नगर सेवक थे, उन्होंने जोरों शोरों से विरोध किया। विशेष में कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक हैं, उन्होंने ये मामला उठाया कि नहीं, ये नहीं होने देंगे क्योंकि उनके इलाके में पानी भरने का डर उन्हें सता रहा है। भूखी कांस को डाइवर्ट करने के लिए लगातार सत्ता पर बैठे हुए लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, वो लगातार मना कर रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जिन इलाकों में पानी नहीं भरा है, उन इलाकों को डुबाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार क्यों हो रहा है भूखी कांस का विरोध? भूखी कांस को अगर डाइवर्ट करने की बात है तो कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों के पास भी अपना एक विजन है। उसके सामने कांग्रेस के जो नगर सेवक है वो अपना विजन और अपनी सोच सामने रखकर उस मामले का विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस के ही कुछ कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार अगर भूखी कांस का डाइवर्जन कॉर्पोरेशन करती है तो किन समस्याओं का सामना वडोदरा के लोगों को करना पड़ सकता है। मेरे साथ अमीर रावत मैम जुड़े हैं जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर तो हैं ही, पूर्व विपक्ष नेता भी रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। हमारे साथ जहां भरवाड़ जुड़े हैं जो कांग्रेस के नगर सेवक होने के साथ साथ विपक्ष के उप नेता भी हैं। जहां भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। और मेरे साथ वार्ड नंबर 1 के ही कांग्रेस के नगर सेवक हरीश पटेल जुड़े हैं। हरीश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट जान लेते हैं कि आखिरकार अगर भूखी कांस का डाइवर्जन जो कॉर्पोरेशन सोच रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास एक नंबर भी है कॉर्पोरेटर के मामले में और मेयर और चेयरमैन भी उनके हैं। ऐसे में अगर वो सोच रहा है तो उनका भी कोई रीजन जरूर होगा, लेकिन आप लोग इस मामले का विरोध क्यों कर रहे हैं? 2-2 मिनट में एक-एक पॉइंट में मुझे थोड़ी-सी समझाने की और वडोदरा के दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार ये डाइवर्जन होता है तो क्या होगा? अमी मैम, प्लीज। जी थैंक यू, ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं बड़ौदा के नागरिकों के समक्ष हमारा जो मेन इश्यू है वो रेस कर सकूं भूखी कास के बारे में। जैसे कि आपको पता है, भूखी नदी है और वो विश्वामित्री नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। कोई भी नदी को आप शहर के बीच में गोल गोल घुमा नहीं सकते। पानी का नेचुरल ग्रेडियंट हमेशा नदी की तरफ होता है और जितना भी आसपास का नदी का कैचमेंट एरिया है वो सारा पानी नदी में जाएगा। अब ये लोग का कहना ये है, उन लोग ने नदी के बीच में ऊपर ट्रांसपोर्ट हब बना दिया, दूसरी स्कीम की परमिशन दे दी और अब ये लोग वो हटाने की जगह नदी का जो सर्वे है उसको जितना पानी उसमें से लेके जाना है वो फ्लो को एस्टिमेट करके वहां कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी विड्थ कहाँ पर ओपन सकती है, कोई हो सकती है, कोई भी सर्वे के बिना 46 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे से इसी नदी को रीरूट करने की बात कर रहे हैं। भी ये तो आप सोच सकते हो कि कभी नदियां रीरूट नहीं होती क्योंकि पानी अपने फ्लो के हिसाब से ही जाएगा। इजीएस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि आप नदी को पुनः उसकी जो ओरिजिनल स्वरूप है उस पे लेके आइए। आप कुछ मकान तोड़ने पड़ेंगे, कुछ लोगों के घर तोड़ने पड़ेंगे, पर आपने जब नदी के आसपास के सारे स्लम एरियाज को दूर हटाया है तो कुछ मकानों को डाइवर्ट करके उनको उससे अच्छे घर बना के दीजिए, उनको रिहेबिलिटेट करिए और लाखों लोगों की जो समस्या है उसको दूर करिए। तो हमारा कहना ये है कि डीआईएलआर के जो मैप्स है उस हिसाब से आपको, एनजीटी के ये आदेश भी है, उस हिसाब से आपको नदी को खोलना चाहिए, ना कि उसको शहर में गोल गोल घुमा के। जिस एरिया में सिर्फ 2 फुट पानी भरता था पिछले फ्लड्स में, 2 फुट पानी लास्ट में जो हमारे एरिया में आया था, अब वहां पर आप 4x3 मीटर की बड़ी चैनल ला के रखेंगे, उसके लिए 46 करोड़ का एक तो रोड डिमोलिश करेंगे, दूसरे 46 करोड़ का खर्चा करोगे और एक बार उस पे रोड बनाओगे, उसका फिर से 40-50 करोड़ का खर्चा, मतलब 150 करोड़ का खर्चा करने के बाद वहां पर जहाँ पानी छोड़ोगे तो पानी का टोटल फ्लो इतना हो जाएगा कि वहां से आपको जो एरिया में 2-2 फुट पानी था वहां 1-1 फ्लोर तक पानी भर जाएगा और जिस एरिया में कभी पानी नहीं भरता था वहां भी पानी भरेगा। तो प्रॉब्लम को आप एग्जैगरेट कर रहे हो, एक एरिया से अभी दूसरे एरिया में भी पानी आएगा। तो ये बेसलेस, पॉइंटलेस जो डिसीजन लिया है विदाउट उसका प्रॉपर सर्वे किए बिना, उसकी जांच किए बिना हम इसका अपोज कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल, बिना सर्वे काम हुआ है और यहाँ तक कि बिना मैप के काम हो रहा था जिसका विरोध हुआ है। जहाँ देसाई हमारे साथ है। जहाँ भाई आप बताइए, ये जो मसला है उसे कैसे रेज़ किया जा रहा है और क्यों इसे इतना लोगों के हित में उठाया जा रहा है कि नहीं ये हमारे एरिया में तो नहीं होगा? देखिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो हम लेके अभी बड़ौदा शहर में चल रहे हैं, तो वीएनएम के माध्यम से लोगों को पता चले कि भूखी कास का एक्चुअल मुद्दा क्या है। जी, जब से आप देखिए कि 2024 में जो पूरे बड़ौदा में 2 महीने में 3 बार फ्लड आया और 12 निर्दोष नागरिक उसमें मारे गए। उसके साथ काफ़ी करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है, जो आज तक उसका कुछ भरपाई नहीं हुआ है। बार-बार बड़ौदा में पूर आता है, फ्लड आता है, उसकी वजह से लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। हुँ, तो विश्वामित्री प्रेजेंटेशन हमको दिखाया गया, हमारे कॉर्पोरेशन की जो सभा हॉल है उसमें। तो वहाँ पर हमको जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया, तो उसमें ये भूखी कास डाइवर्ट करने का, रीरूट करने का जो एक पॉइंट हमको बताया, उसका हमने विरोध किया था कि भई अगर आप छानी जगत नाका से लेके नवायार्ड तक, अगर ये भूखी कास को रीरूट करोगे, तो सबसे पहले जो इलाके में पानी नहीं घुसता है, जैसे कि हुँ, टीपी 13 है, हुँ, निज़ामपुरा की जो छानी रोड पर जो सोसाइटी है, जो नवायार्ड का पूरा विस्तार है, अगर वहाँ पर कभी बारिश में अगर पानी नहीं आता है, तो ये रीरूट करने से पानी वहाँ पूरी सभी सोसाइटी में, सभी जगह नवायार्ड में पानी भरने की संभावना है। हुँ, अभी गौरव पथ जो अभी रिसेंटली काम चल रहा है, 21 करोड़ का गौरव पथ बनाया, छानी से जी, लेके छानी जगत नाका तक, और शास्त्री ब्रिज से लेके फतेहगंज पुलिस स्टेशन का रोड हमने 6-7 करोड़ में बनवाया है। ये रोड भी पूरा ये लोग तोड़ डालने वाले हैं। और हुँ, अगर इन लोग को ये भूखी रीरूट का काम करना है, तो हम लोगों को तो पूछा ही नहीं है, कॉर्पोरेटरों को। हुँ, ये नवला वाला की कमिटी है और इन लोगों के जो कंसल्टेंट है, हमको तो विश्वास में भी नहीं लिया है। हम चारों हुँ, कॉर्पोरेटर में किसी से बात भी नहीं की है कि भाई ये रीरूट करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट ये हुँ, जो विश्वामित्री का प्रेजेंटेशन आया, उसमें हमको हुँ, दिखाया गया है कि भाई इस तरह से हम विश्वामित्री को यहाँ से रीरूट कर रहे हैं। तो जी, अगर आपको जो विश्वामित्री जो पहले से ये भूखी कास्ट जो पहले से बनी हुई है, ये भूखी हुँ, कास्ट को जो रीरूट करने की बात है, तो जो हुँ, ओरिजिनल भूखी कास्ट है, जिसके हुँ, ऊपर जो एंक्रोचमेंट हुआ है, उसको दूर करने के वजह ये लोग रीरूट करके पूरे 46 करोड़ रुपीस इसमें डालने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना हुँ, कहीं गलत है। जहां पर नहीं पानी घुस रहा है वहां भी पानी घुसेगा। अगर विश्वामित्री का लेवल 37 और 38 फुट का अगर हो जाता है, तो ये हुँ, ऑटोमेटिक बुकीकास का पानी रुक जाता है। तो अगर जी, ये परिस्थिति हुई, तो ये रीरूट जो कर रहे हैं बुकीकास, तो ये पूरा जो एरिया जहां पर पानी नहीं घुस रहा है, वो सभी हुँ, एरिया में पानी घुस जाएगा। यानी ये हुँ, लोग का कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। ये भ्रष्टाचार करने की बात है। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात है। इस हुँ, इलाके में जहां वार्ड नंबर 1 में हमारे इलाके में कभी पानी नहीं घुस रहा है, वहां भी पानी घुसने की ये पूरी संभावना है। इसके लिए हम चारे कॉर्पोरेटर्स का विरोध कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी हुँ, बोला था सभा में कि अगर ये हुँ, काम आप करोगे, तो सबसे पहले जेसीबी ये जहां भरवाड़ पर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम हुँ, लोग यहाँ करीबन 100 साल के ऊपर से रहते हैं। हमको एक्चुअल हुँ, परिस्थिति यहाँ की पता है। ये हुँ, कंसल्टेंट भी कहीं भाग जाएंगे, ये इंजीनियर भी कहीं भाग जाएंगे, और ये आजकल के जो बड़े लीडर्स जो हमको श्योरिटी दे रहे कि नहीं होगा यहाँ प्रॉब्लम, वो भी कल नहीं होंगे। पब्लिक यहाँ हुँ, पर हमको हमारे पास जवाब मांगेंगी। तो हम लोग हुँ, चाहते हैं कि ये काम कहीं ना कहीं रद्द हो, और इसके लिए इसके खिलाफ हमारा जो हुँ, आंदोलन चल रहा है वो अभी तो उग्र होगा। अभी ये हुँ, आंदोलन हजारों की संख्या में लोग बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ये हुँ, कामगिरी है वो बिल्कुल ये पब्लिक इसको स्वीकारेगी नहीं। क्यों? कि यहाँ पर जहाँ पानी नहीं घुस रहा है, वो एरिया में पानी डाइवर्ट करके पूरे एरिया में पूरा वार्ड नंबर 1 डुबाने की बात चल रही है। तो इसके खिलाफ है चलिए, हम। चलिए ठीक है। हरीश भाई के पास चलती हूँ। हरीश भाई ये बताइए कि वार्ड नंबर 1 जहाँ ज़्यादातर पानी की दिक्कत नहीं आती है। छाणी के कई इलाकों में पानी भरता है लेकिन ज़्यादातर इलाके सेफ रहते हैं। लेकिन अगर भूखी घास को रीरूट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं? ऐसा अभी आप लोगों को लग रहा है? अभी वार्ड नंबर 1 जो है, अभी जो लास्ट टाइम जो पूरा है, सबसे पहले तो आपने ये जो वीएनएम के माध्यम से जो मुद्दा उठाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। उसके साथ साथ अभी कल हमारी जो मीटिंग हुई थी, हुँ, कोई भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। जो हुँ, सर्वे कई कंपनी जो जो कंपनी ने सर्वे किया है,
उसको कल हमने पूछा कि भाई ये सर्वे आपने किस बेस पे किया, तो उनका जो सर्वे था वो जो अधिकारी लोग थे, जो पॉलिटिशियन लोग थे, उन्होंने जो बताया उनके हिसाब से उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। उन्होंने खुद जो सिचुएशन थी उसके अंदर कुछ उसने स्टडी किया नहीं है। हम जो बताते कि भाई ऐसा करने का, यहाँ से अपने को ये ले जाने का है, उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया हुआ है। एक्चुअल जब बारिश आई थी, जब पूरा आया था, तब ये जो सर्वे की कंपनी है उनको कुछ नॉलेज ही नहीं था, और जो पॉलिटिशियन अधिकारी ने जो बताया उनके हिसाब से उन्होंने रू रीट का डिजाइन किया है। सबसे पहले तो आप वीएनएम को मैं बताना चाहता हूँ, ये रू रीट की जो डिजाइन उन्होंने बनाई हुई है, वो डिजाइन देखेंगे ना आप, तभी आपको कुछ शंका, वो डिजाइन देखिए आपको पता चल जाएगा। जो काम स्टेट वे होता है उसको छाड़ी जगत नाका से मेहसाना लेके वहां तक काम हो सकता है, उसकी जगह पे नवाया डाइवर्ट किया हुआ है। मतलब कुछ इंटेंशनली ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे बारिश की वजह से पूर नहीं आता है वहां पे पूर लाने की कोशिश करी जा रही है। हम ये सोचते हैं कि जिस जगह पे पूर आता है उसका निराकरण होना चाहिए। कल की मीटिंग में भी हमने सजेशन दिया, जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां पे भूखी कास्ट का जो ओरिजिनल वेन है, जो स्टेट वे निकलती थी, उसको उनको शेप चेंज किया है। तो पहले जो भूखी कास्ट बहती थी वो पूरा ओपन कीजिए, उसके बाद जो सूर्या प्लेट है, सूर्या प्लेट से सीधा कास बना के भूखी कास में पानी डाल दीजिए, तो 46 करोड़ का जो काम है वो 6 करोड़ में भी खत्म हो जाएगा। और समा के अंदर जो पानी भरता है और पानी की वजह से सबको नुकसान होता है, तो 6 करोड़ के अंदर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन कोई बड़े आदमी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हो, ऐसी ये डिजाइन देखिए, ये काम देख के उसकी गंध आ रही है। और कोई भी पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, कि एक घर को बचाने के लिए दूसरे घर को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिजाइन देख के ऐसा लग रहा है कि समा को बचाने के लिए वार्ड नंबर 1 जो टीपी 13 विस्तार है उसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी, वडोदरा का सभा इलाका बारिश में काफी पानी में डूब जाता है और उसी को बचाने के लिए ये भूखी कांस को रीरूट या डाइवर्ट की जाने की बात हो रही है। अमी मैम के पास वापस चलूंगी। अमी मैम, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इस मुद्दे पर आप लोगों को स्पेशली बुलाया गया। उस मीटिंग में मेयर की अध्यक्षता थी, लेकिन सांसद मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और स्थायी समिति के चेयरमैन, इन सारे लोगों ने मिलकर आपको कन्विंस करने की कोशिश की। तो ये क्या चाहते हैं? कौन सा इलाका पानी से बच जाए और कौन सा इलाका पानी में डूब जाए? सबसे पहले तो आप ये डायनामिक समझिए कि जो समा एरिया में पानी भरता है वो भरता क्यों है। बेसिकली समा एरिया से पानी 2 तरफ से जाता था। एक तो जो अगोरा मॉल है उसके पैरेलल एक चैनल थी, वो चैनल से अगोरा मॉल से होते हुए वो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था। रिलायंस मॉल जो अभी है समा एरिया में, रिलायंस का स्टोर है, वहां से वो चैनल जाती थी, पर वो कहीं वो पूरा उसके लेवल्स अभी डाइवर्ट हो गए हैं। अगोरा के पास तो वो एक छोटी सी पाइप में कन्वर्ट हो गया है वो पूरा नेचुरल कोर्स, और दूसरी जगह से जाता था या भूखी कास से पानी जाता था। भूखी कास के ऊपर पूरा ट्रांसपोर्ट हब बन गया है। एक्चुअली आप अगर देखोगे तो छाणी से जब भूखी कास आती है तो आप उसको ट्रेस करते करते जाओगे तो आप उसको एकता नगर तक ट्रेस कर पाओगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हब के पास तो चैनल कहाँ है आपको ढूंढनी पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट हब के पास उन लोग ने जो चैनल बनाई है उसमें पानी इतना स्टेगनेंट है कि इस गर्मी के सीजन में अभी हम वहां पर जब धरना देने गए थे तो एक पानी की बोतल थी, उसका डायरेक्शन भी नहीं घूम रहा था। वो देने की बात तो बहुत दूर की है। तो वहां पर टोटली क्लॉग हो गया है, वो पूरी कवर्ड चैनल है, वो साफ करने का प्रोविजन नहीं है। अभी इसमें होता क्या है कि अगर भूखी को उसके ओरिजिनल रूट पे खोलने की बात करें या वो चैनल ओपन करते हैं तो बीजेपी स्टैंड्स एक्सपोज्ड कि उन्होंने नदी के ऊपर पूरा ट्रांसपोर्ट हब बना दिया। उनकी जो गलतियां है वो छत पे चढ़ के बोलेगी कि भाई इन्होंने ये गलत काम किया है। नदी के बाजू में आपने परमिशंस कैसे दी बना कंस्ट्रक्शन की? ये जितने भी कंस्ट्रक्शन नदी किनारे पे हुए वो सारे पिछले 10 साल के हैं। एनजीटी का भी आदेश है कि आप विश्वामित्री नदी और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज है उसके सारे एनक्रोचमेंट दूर करिए, पर वो एनक्रोचमेंट दूर करेंगे तो बीजेपी विल बी एक्सपोज्ड। इसलिए इनको ये पानी कहीं तो डाइवर्ट करना है, क्योंकि समा एरिया उनका वोट बैंक है, सांसद का खुद का घर समा रीजन में है, तो उन्हें ये पानी से बचने के लिए इसको डाइवर्ट करना है। अभी आपने कभी हास्यास्पद बात है ये कि नदी को आप शहर के बीच में गोल गोल घुमा रहे हो।
सबसे सिंपल सॉल्यूशन कोई भी कॉमन सेंस का होगा तो नदी को खोलना चाहिए, पर उस बारे में ये लोग चिंतित नहीं है। जब वहां पर कल सर्वेयर आए थे, इनफैक्ट मैं पहले भी पूरी नदी पे सर्वे करने इंजीनियर्स के साथ गई थी, तो मैंने सबसे पहले उन्हें पूछा था कि नदी में कौन से सेक्शन में कितनी विड्थ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ बॉटल नेक है जो आपको खोलने की जरूरत है। पर ऐसा कोई सर्वे कहाँ पर कितनी विड्थ अवेलेबल है और कितनी कम पड़ रही है उसका कोई सर्वे उनके पास नहीं था। कल भी जब मीटिंग हुई तो बेसिकली इट वाज टू कन्विंस कांग्रेस के काउंसिलर को कि भाई सांसद और सब धारासभ्य बोलेंगे तो शायद हम कन्विंस हो जाएंगे। पर बेसिकली जब 37 फीट पे विश्वामित्री नदी होती है तो भूखी का पानी स्टैंड स्टिल हो जाता है। उसके बाद वो पानी बैक आने लगता है और जो भूखी का पानी है वो नदी में नहीं जाता। अब आप एक साइड से भूखी नाले में दूसरी लंबी चैनल बना के 4-4.5 मीटर की चैनल बना के अगर भूखी में आप पानी लेके आते हो तो वहां पर उसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है कि वो दोनों चैनल का पानी ले पाएगा। इसका मतलब वहाँ इरोजन होगा। बाजू में विश्रांति पार्क सोसाइटी है, सामने पावन पार्क सोसाइटी, वो हर जगह से पानी की वजह से वहां पर इरोजन शुरू होगा और पीछे धीरे धीरे पानी भरना शुरू होगा। पिछले फ्लड्स में वहां लास्ट में पानी भरा था 2-3 फुट पानी भरा था उस एरिया में, और जो सबसे आखिर में निकला था जब विश्वामित्री का लेवल 37 से बिलो गया, तब तक वहां पानी स्टेगनेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर फ्लड आएगा और विश्वामित्री 37 क्रॉस करेगी तो इस इलाके में पानी इजीली 6 फीट 7 फीट पानी होगा और वो 4-5 दिन तक रुकेगा अगर ऐसी बारिश आई तो। और पहले जो समा वाला एरिया था वो तो बचने वाला है नहीं, क्योंकि वहां का जो नेचुरल ग्रेडियंट का पानी समा एरिया का है वो तो वहीं आएगा। उसका आउटफ्लो का तो ये लोग कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं। ये जो पानी घुमा रहे हैं तो छानी एरिया का पानी इधर आ रहा है, पर समा का जो पानी है वो समा में ही रहेगा। इसका मतलब समा वाला रीजन भी डूबेगा और साथ में जो इस साइड पहले नहीं डूबता था निजामपुरा स्मशान के आसपास का एरिया वो भी डूबेगा। दोनों एरिया मतलब आप एक को सही करने की जगह दोनों को बिगाड़ रहे हैं। टेक्निकली कोई तरह का स्टडी नहीं हुआ है। मैं बरसों से मेरा ऑफिस भूखी के बाजू में है, उसके हर लेवल को मैं हर साल स्टडी करती हूँ, क्योंकि 37 के बाद विश्वामित्री का जब पानी बैक आता है तो मेरा बेसमेंट में ऑफिस है, हमको उसकी चिंता होती है, वहां से डेटा और सामान हमको खाली करना होता है। तो एग्जैक्टली हर इंच बाय इंच हम लेवल फॉलो करते हैं और भूखी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है एंड 100% ये काम करने की वजह से समा एरिया में से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर साथ में ये नए एरिया भी जो है वो संवर्ज होंगे। और ये गलत काम करने के लिए हम अपोज में आए और हम इसको कभी होने नहीं देंगे। जो फ्यूटाइल एफर्ट इन्होंने किया कि शायद कांग्रेस के काउंसिलर्स कन्विंस हो जाए, सांसद बोलेंगे, धारासभ्य बोलेंगे, वो लोग गारंटी दे रहे थे कि ये पानी बैक नहीं आएगा, पर कुछ किस बिना पे? अगर आपके लिए ये इतने इजी सॉल्यूशन था तो 30 साल से उनकी सरकार थी, 30 साल में ये 100 दिन में जो काम कर सकते हैं तो 30 साल में क्यों नहीं किया? 25,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है, कंपनसेशन तक नहीं दिया है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जब गुजरात आए थे तो एक वर्ड्स बड़ौदा के लिए बोला नहीं था फ्लड्स के बारे में, और अभी अचानक 100 दिन में पूरे फ्लड का मिटिगेट करके जिंदगी में फ्लड नहीं आएगा। मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी, 3600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है विश्वामित्री का, वो प्रोजेक्ट में जो प्रपोजल है हमने उसको अपोज नहीं किया है कि आप करिए, पर वो 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल में 3600 करोड़ के सारे काम करते हैं तो उसी रिपोर्ट में लिखा है कि 40% फ्लड मिटिगेट होगा। दैट मीन 60% फ्लड तो आने ही वाला है ये सब करने के बाद। वो भी राइडर क्या है, इलेक्शन के बाद लोग विश्वामित्री भूल जाएंगे और ये 3600 के काम भी, करोड़ के काम भी भूल जाएंगे। और साथ में दूसरी बात भी अलार्मिंग ये है कि एक बाजू तो बात कर रहे, गारंटी दे रहे कि फ्लड नहीं आएगा, पर हर वार्ड में 5-5 तरापा खरीदा है, 2-2 ट्रैक्टर खरीदा है और एक बोट खरीदी है। मतलब वो लोग फ्लड्स की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख भी बना रहे हैं कि हम तो विश्वामित्री में से 15 लाख टन 15 लाख सीएम मट्टी निकाल रहे हैं, वो मट्टी कहाँ जा रही है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लोगों को मूर्ख भी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन का ईयर है।
बिल्कुल, इलेक्शन का ईयर है और इसीलिए ये सारे मुद्दों पर लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 3600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जब आप लेकर आते हैं, तो वो 3600 करोड़ सरकार अपने घर से तो देती नहीं है, वो तो कहीं न कहीं जनता के ही पैसे हैं, जो उनके काम के लिए, उनके हित के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर 3600 करोड़ इस्तेमाल होते हैं, तो मुझे एक लगता है कि एक और मुद्दा ऐड करना चाहूंगी। ये हाँ, हाँ, 3600 करोड़ ना स्टेट के बजट में है, ना कॉर्पोरेशन के बजट में है। वो है। जी, 1200 करोड़ जो सीएम ने अनाउंस किए थे वो भी ना स्टेट के बजट में है, ना वडोदरा के बजट में है। ये सिर्फ हुँ। हवा में बातें हैं। जो काम हो रहा है उसके पैसे भी अभी स्टेट ने कमिट नहीं किए। जी, और दिए भी नहीं है और कमिट भी नहीं किया। ऐसे में पैसे आएँगे कि नहीं कि अटल ब्रिज के जैसे मामला अटक जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ भाई आप हाथ उठा रहे थे बताइए और साथ ही ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? बिना सर्वे आप काम शुरू कर देते हैं, उस इलाके के लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के एक्सपर्ट को विश्वास में नहीं लेते और करोड़ों का प्रोजेक्ट रख देते हैं। सिर्फ आप बीएमसी जो है अधिकारियों के भरोसे चलने लगा है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर कुछ किया कि नहीं पता नहीं, एसी ऑफिस में बैठकर कुछ प्रोजेक्ट बना दिए और उसे करोड़ों रुपए में पास कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यानी स्टेट में भी है और बड़ौदा में भी है। हम लोग भी काफ़ी सालों से यहाँ चुन के आते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब ये 2024 में जब फ्लड आया, तब जो नुकसान हुआ उसकी वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो बोला कि भाई 1200 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं और ये विश्वामित्री वाइड करने का काम कीजिए, जो आसपास के जितने भी तालाब है वो बड़े करने की कामगिरी कीजिए। लेकिन बात ये है कि जो भी कंसल्टेंट आए थे, जो प्रोफेसर नवला वाला की जो पूरी टीम थी, हम कॉर्पोरेटर यहाँ पे बरसों से चुन के आते हैं और हम तो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं। हमको पूरे नक्शे हमारे माइंड में है कि कहाँ से पहले पानी जाता था, कहाँ पर पानी अटकता था। ये लोग ने अगर पिछले 30 साल में काफी सारी परमिशन नहीं दी होती, ये जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, उसकी वजह से बड़ौदा की जनता कहीं ना कहीं भुगत रही है। देखिए, जी। सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट हब बना है। आप देखिए वहां पर जो उसका नेचुरल वे था वो अभी पूरा यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो गया है। जैसे आप देखिए कि ये जन महल बना है, वहां पर भी उस तरह की परिस्थिति है। ये अपने यूनिवर्सिटी के पीछे वहां पर भी ये परिस्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, होटल तुलसी है जो प्रतापगंज में, उसके उन लोगों ने भी यहाँ पूरा एनक्रोचमेंट कर दिया है। तो ये जो बड़े बड़े माले तुजार है, जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हुए, उनके राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके एंक्रोचमेंट क्यों दूर नहीं हो रहे भाई? और तुम ये नेचुरल वे को हटा के ये पूरा रीरूट कर रहे हो। तो ये तो ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि भी समा में भी फ्लड ना आए और समा जी। के लोग भी सुरक्षित रहे, पूरे बड़ौदा के लोग सुरक्षित रहे। अगर ये बरसात का पानी बाहर से जो आता है, उपरवास में जो बारिश होती है, आप देखिए कि भाई मंजूसर है, सोखड़ा विलेज है, सिसवा विलेज है, वहां से जो छानी में पानी आता है, वो पानी बड़ौदा में जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो पानी कहीं डाइवर्ट कर दो ना, वो पानी बड़ौदा में ना आए। आज हमारे छानी की परिस्थिति भी वैसी होती है, छानी का तालाब ओवरफ्लो हो जाता है, तो पूरे छानी गांव में भी पानी सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई बड़ौदा में सब जगह लोग सेफ रहे। बड़ौदा में जी। जो ऊपर से पानी आ रहा है और जो एनक्रोचमेंट हुए, फूकी कास हो, रूपारेल कास हो, जो अन्य कास हो, वो सभी कास में जो एनक्रोचमेंट हुए वो एनक्रोचमेंट दूर होने चाहिए। और ये जी। भूखी री रूट की कामगिरी जो ये लोग लाए हैं वो हमको विश्वास में नहीं लिया है। कल भी जो हमारे सांसद और एमएलए के साथ मीटिंग हुई, हमने यही बोला है, हमने सुना उन लोगों को, भाई हमको पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकली है अच्छा दिखने के लिए काम लाए हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। जी। ये ऐसा है कि भाई अगर समा में अभिलाषा विस्तार में अगर पानी भर जाता है, तो भाई नवायड़ क्यों खाली है, नवायड़ में क्यों नहीं भर रहा है? बस उनकी मंशा यही है, क्लियर कट है कि भाई ये वार्ड नंबर 1 में पानी भरे। हमारे साथ हजारों लोग शामिल होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन उतना जल्द होगा कि यहाँ पर किसी अधिकारी की ताकत नहीं है कि ये भूखी रीरूट की कामगिरी करने के लिए आए। ये हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन लोगों को हमारा वार्ड नंबर 1 डुबाने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, तो हम चारों कॉर्पोरेटर मिलके पूरे एरिया में सभी लोगों को साथ में रख के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये कोई काम का ही मतलब नहीं है। ये काम बिल्कुल, ये कंसल्टेंट ने जो बनाया बोगस कंसल्टेंट है। ये लोग ने हमको विश्वास में नहीं लिया है। ये कंसल्टेंट भी कहीं पूरा आएगा तो भाग जाएंगे। अगर ये अभी जवाबदारी ले रहे हैं ना कि भाई हमारी जवाबदारी पूर्ण नहीं आएगा, ये इतना डीप है, ये इतना हाई एरिया है, तो ये जब पूर आता है तो ये कोई ध्यान नहीं देते हैं। लोगों के बीच में हम लोगों को जाना पड़ता है। और जो जी। गरीब लोगों की जो अभी हालत हुई है, जो पिछले फ्लड में जो लोगों को परेशानी हुई है, वो हम जानते हैं कि वो अभी कितने परेशान है वो लोग। अगर ये बड़े इंजीनियर बड़ी बड़ी बातें करते, वो सिटी इंजीनियर जो चार्ज में है वो समझा रहे थे, वो सिटी इंजीनियर को क्या पता, वो तो कल उनकी नौकरी छोड़ के चले जाएंगे।
जो जी, बिल्कुल। कंसल्टेंट है उनको भी कुछ पता नहीं है। हुँ, जो हमने ओरिजिनल उनके पास डीएलआर का जो नक्शा मांगा वो भी उनके पास नहीं है। उन लोगों ने जैसे गूगल मैप से पूरा नक्शा हमको बताया, गूगल मैप से लिया हुआ नक्शा बताया। तो हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे, हमको पता है एक्चुअल परिस्थिति क्या है। ये काम करने से एक जगह पानी जो भरता है उसी जगह दूसरी जगह पानी भरेगा। यानी ये जी। भूखी रीरूट की कामगिरी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है और भ्रष्टाचार करने के लिए ये कामगिरी लाए हुए हैं और लोगों की आंखों में धूल डालने की ये बात है। तो हम इसके खिलाफ है और ये काम कभी हम होने नहीं देंगे। हम तो ये चाहते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, हम सभी कॉर्पोरेटर हम इसके लिए लड़ते हैं कि भाई बरोड़ा में पूर आना नहीं चाहिए। जो पूर जहां से आता है, जो पानी बरोड़ा में घुसता है, वो पानी बरोड़ा में आना ही नहीं चाहिए। जो इलीगल जी। कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तोड़ दीजिए, किसी का भी हो, जी, कोई बिल्कुल। भी बड़ा राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान हो। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि विश्वामित्री और अलग-अलग जल संसाधनों पर, जल निकायों पर जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, वो ही बहुत बड़ी परेशानी का सबब हर बार बाढ़ के लिए बनता है। हरीश भाई, आखिरी सवाल आपसे पूछूँगी, कहाँ-कहाँ अतिक्रमण हुए हैं, जिसे अगर दूर करें, तो शायद समस्या सुलझ सकती है? मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि ये जो भूखी कास की रूट की जो कामगिरी लिया हुआ है काम, उसका सबसे बड़ा जो इंटेंस है उनका कि समा में जो पूर आता है, समा का जो पूर है, बेसिक जो भौगोलिक परिस्थिति है, जहाँ ये ट्रांसपोर्ट हब बना हुआ है, तो ऑलरेडी भौगोलिक परिस्थिति में ही वो खड्डा है। और जो भी पूर आता है भूखी कास के आसपास के इलाके में पानी घुस जाता है। तो सबसे पहले कहीं पे भी पानी भरता है, अगर कोई तालाब है तो उसमें पानी आता है तो उसको निकालने के लिए जो तालाब है उसके आगे के पार्ट में पानी निकलना चाहिए, उसके के पीछे के पार्ट से काम नहीं करना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां पे पानी रुक जाता है। तो सबसे पहले भूखी कास का जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां पे उसका जो वैन है वो चेंज किया, उसको स्ट्रेट करना चाहिए। उसके साथ साथ सूर्या फ्लैट है, सूर्या फ्लैट के पास से जो पानी निकलता है वहां पे फ्लो स्लो हो जाता है, वहां पे उसको फ्लो बढ़ाने के लिए मेन रोड पे एक कास बनानी चाहिए। ये 2 काम हो जाएंगे तो 46 करोड़ का जो काम लेके आए हैं वो काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि मेन जो समा में ट्रांसपोर्ट है वहां से पानी भराना शुरू होता है, वहां से पानी भराने के बाद आसपास की सोसाइटी में घुसता है। तो मेन जहाँ पे पानी स्टॉप होता है कि आगे पानी निकाल करने के लिए 2 काम करने चाहिए। उनके साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी ये जो भूखी कास का रीरूट का जो कामगिरी लिया हुआ है, रीरूट करके जहाँ पे पानी वो छोड़ने वाले, वहाँ पे ये बारिश में जब भी पूर आया था, वहाँ से ही पानी पेट मार के आजू-बाजू की जो सोसाइटी है, वहाँ पे पानी के पूर की परिस्थिति हो गई। अब ये ज़्यादा पानी डालेंगे वहाँ पे और पूर आएगा, तो और परिस्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हम वार्ड नंबर 1 के सारे 4 कॉर्पोरेटर हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो भूखी कास का जो प्रोजेक्ट है, उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक जगह पे जो पानी भर रहा है उसका सॉल्यूशन 5-6 करोड़ में होने वाला है, उसकी जगह आप सॉल्यूशन नहीं ला रहे हो। एक विस्तार की जगह दूसरे विस्तार में भी पूरा है, ऐसा ही आयोजन है, उसके लिए हम पूरे कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रहे हैं। जी, तो ये विरोध हो रहा है और आगे चलकर फिर नज़र ज़रूर बनी रहेगी कि भूखी कांस के रूट पर किस तरह आंदोलन किया जाता है, अगर ये प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन द्वारा और कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें आपके लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand
through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ।
बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हम कई सारी चीज़ों का स्ट्रेस ले लेते हैं और आज की दुनिया में स्ट्रेस तो जैसे बहुत आम सा हो गया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे करने से हमें हल्का महसूस होता है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन रहता है गीत, संगीत, कविताएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हल्का महसूस कराने के लिए गीतों का सहारा लेते हैं, गज़लों का सहारा लेते हैं। आजकल कितने सारे गीत बन गए हैं, कितने अलग-अलग तरह के गीत बनते हैं, लेकिन जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ अच्छा सुनना है, हमें कुछ मीनिंगफुल सुनना है, तो हम अक्सर गज़लों का सहारा लेते हैं। गज़ल जो हमें सुनने में इतनी खूबसूरत लगती है और उसका एक-एक शब्द हमारी परिस्थिति, हमारे सिचुएशन से इतना मैच कर जाता है कि हमें लगता है मानो हर कोई हमारी ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा लगता है कि वो लेखक भी उसी पड़ाव से गुज़रा है जिन पड़ाव से आज हम गुज़र रहे हैं। शायद इसलिए हमें ये गीत, ये कविताएं इतनी लुभाती हैं, इतनी पसंद आती हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जो लिखने वाला है वो किस तरह से इन शब्दों को पिरोता है, किस तरह से अपने दिल के जज्बात आपके दिलों तक पहुंचाता है, इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम गज़लों की बात क्यों कर रहे हैं, आज हम गीतों की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम आपको मिलाने जा रहे हैं वडोदरा के एक ऐसे कवि के साथ में जो कि एक लेखक भी हैं और जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब लिखी है, गज़ल संस्कार, जिसमें गज़ल को बहुत ही आसानी से कैसे समझा जा सके। जो गज़ल लिखना चाहते हैं, जो गज़ल सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से आसान भाषा में गज़ल को अपने ज़हन में उतार सकते हैं, इसकी पूरी बेहतरीन कोशिश इन्होंने की है। तो चलिए हम आपको मिला देते हैं इन लेखक से, इन कवि से। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं कवि और लेखक मकरंद मुसले, जिनके साथ में हम आपको मिला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार।
હું ગુજરાતીમાં બોલીશ, કારણ કે આ પુસ્તક ગઝલ સંસ્કાર એ ગઝલ ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં લખાયું છે. આ પુસ્તકનો બેને પરિચય આપ્યો. તો જે લોકો ગઝલ શીખવા માગે છે, પણ ગઝલમાં છંદો કેવી રીતે શીખવા, કોની પાસે જઈને શીખવા, કે કોણ આપણને આમાં માર્ગદર્શન આપે, જેવા પ્રશ્નો નવયુવાન કવિ અને કવયત્રીઓને થતા હોય છે. અને એક જે પ્રશ્નો આમ જોવા જાવ તો અમને પણ એક સમાજ જમાનામાં થયેલા કે કોઈ શીખવાડનાર ન હોય, અથવા તો જે શીખવાડે છે એ બરાબર શીખવાડે છે કે નહીં, એનું પોતાનું કેટલું જ્ઞાન છે, આ બધું ઘણું બધું એની અંદર સમાવિષ્ટ થાય છે આ બધા પ્રશ્નોની અંદર. તો એવો વિચાર આવ્યો કે મને અને મારી પેઢીને જે મુશ્કેલીઓ પડી ગઝલ શીખવા માટે, એ અત્યારે જે નવા કવિઓ આવી રહ્યા છે અને જે ગઝલ શીખવા માગે છે એમને ન પડે અથવા તો ઓછી પડે એવો એક પ્રયત્ન આ પુસ્તક ગઝલ સંસ્કાર દ્વારા મેં કર્યો છે. પણ જ્યારે ગઝલના છંદશાસ્ત્ર વિશે કે ગઝલના બંધારણ વિશે આપણે જ્યારે નવું પુસ્તક લખવાની વાત કરતા હોઈએ, ત્યારે પહેલાં પણ આ વિષય ઉપર પુસ્તકો લખાઈ ગયા છે. તો પછી આ એક નવું પુસ્તક એનું એ જ કરીને બનાવવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. તો વિચાર એવો આવ્યો કે આ પુસ્તકને એવું સરળ બનાવીએ. સરળ એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં, સરળ ગુજરાતી કહો કે ગુજરાતી ભાષા સરળ રીતે જે કહેવું હોય તે, એ રીતે આપણે આને રજૂ કરવું જોઈએ. અને પછી આ પ્રકલ્પ મેં હાથમાં લીધો અને એ રીતે આ પુસ્તક લખાયું છે. અને આગળ જેમ જેમ प्रश्नों આવતા જશે એમ હું એનો જવાબ આપીશ. जैसा इन्होंने कहा कि यूं तो बहुत सी किताबें बन चुकी हैं गज़लों के ऊपर, किस तरह से गज़ल हम लिखें, किस तरह से सीखें, ऐसी कई सारी किताबें आपके सामने आएंगी, लेकिन आसान भाषा में आपको किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाई जाएं, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस किताब को लिखा है. तो कितना वक्त लगा है इस किताब को लिखने में, कौन कौन से ऐसे मुद्दों को इसमें ऐड किया गया है, ऐसे पॉइंट्स को इसमें ऐड किया गया है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं. જેવી રીતે મેં વાત કરી પહેલાં પણ કે ગઝલ ઉપર પહેલાં પણ ગઝલના શાસ્ત્ર ઉપર ખાસ કરીને પહેલાં પણ પુસ્તકો થોડાક લખાઈ ગયા, પણ એમાં આપ જાણો છો તેમ એ ગઝલ એ મૂળ અરબી ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે. એટલે એના છંદો અને એનું વ્યાકરણ એ અરબી ફારસી છે. એના નામ પણ ફારસી છે. તમે ગઝલના છંદો જુઓ તો એના નામ છે મુતકારીબ, મુતદારિક, હજજ, રમલ, વાકીફ, મુક્તઝીબ, આવા પ્રકારના બધા નામો છે જે ગુજરાતી શીખનાર વ્યક્તિને કે કવિને યાદ રાખવા ઘણીવાર અઘરા થાય છે. તો એવો વિચાર આવ્યો કે આ જે અરબી ફારસી નામો છે એ નામોનું ગુજરાતીકરણ એટલે કે એને ગુજરાતી નામ આપવા જોઈએ. પણ ગુજરાતી નામ આપવાનો પહેલાં લોકોએ પણ પ્રયાસ કરેલો છે, પણ એમાં બહુ સફળતા મળી નથી. એના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે. પણ પહેલું જે મારા મગજમાં આવ્યું કે અત્યારે જે ગઝલના ફારસી છંદો છે એ ફારસી છંદોના જે નામોના અર્થો છે એ અર્થો પણ જો સમાવિષ્ટ થાય જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, અને જે છંદ છે દાખલા તરીકે મુતકારીબ એટલે કે લ ગા ગા, આ થોડુંક ટેકનિકલ છે. લઘુ ગુરુ ગુરુ એટલે લગા ગા જેને આપણે કહીએ છીએ. એવી રીતે ગા લગા કહીએ કે ગુરુ લઘુ ગુરુ, તો એને મુતદારિક કહેવાય છે. તો આવા 8 ગણ છે જે ખલીલ ઇબ્ન અહેમદે બનાવ્યા, પણ એ લગભગ 1000-1100 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. એના પછી એ નામોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. પછી તો જમાનો બદલાયો અને ગઝલ ફરતી ફરતી ભારતમાં આવી, ગુજરાતમાં આવી.
તો હવે આપણે જ્યારે ગઝલને સમજીએ છીએ અને જ્યારે ફારસી નામો કે અરબી નામો આપણી સમક્ષ આવે તો જે કનેક્શન થવું જોઈએ ગઝલ સાથેનું કવિનું એ કનેક્શન જેવું જોઈએ તેવું થતું નથી. આમાં ભાષા પ્રત્યેનો કોઈ દ્વેષનો સવાલ નથી, પણ આપણને જો સમજાય જ નહીં તો એને કેવી રીતે આપણે એની સાથે કનેક્ટ થઈ શકીશું. તો મારો જે મુદ્દો છે કે ગુજરાતી નામ આપીને જે નવયુવાન કવિઓ છે કે જે ગઝલ લખી રહ્યા છે તેઓ પણ એક ગુજરાતી ભાષામાં જ ગઝલ સાથે કનેક્ટ થઈ શકે, આ એક મુદ્દો છે. એટલે પછી હું થોડુંક ટેકનિકલ પણ વાત કરું કે એવું નામ આપવું જોઈએ કે જે લગાત્મક રૂપ છે એનું એ નામમાં જ આવી જાય. દાખલા તરીકે એક નામ મેં રાખ્યું છે સમીપે. સમીપે નો અર્થ થાય છે નજીક અને એનું લગાત્મક રૂપ છે લગાગા. તો જે લગાગા છે એનો ફારસી નામ છે મુતકારીબ, પણ હું લગાગાને ગુજરાતીમાં કરું તો સમીપે. સમીપે એટલે અર્થ પણ નજીક થાય છે અને જે નામ આપ્યું છે એનું લગાત્મક રૂપ પણ લગાગા થાય છે. એવી રીતે હું તમને એમ કહું કે ગાગા લગા આ છંદ છે તો એનું ગુજરાતી નામ તેજો કદમ. તેજો કદમ કારણ પેલાનો અર્થ થાય છે ઝડપથી ચાલવું, તો ગાગા લગાને હું તેજો કદમ નામ આપું. એવી રીતે બધા નામ કે ભાઈ ગાલ ગાગા આપવું હોય તો આમ્રપાલી, પછી ગા લગા તો શારદા, એવી રીતે લલગા લગા આવો પણ એક સ્વરૂપનો ગણ છે. તમે જોશો કે ગુજરાતીમાં મુનિ શેખર આની નજીકનો છંદ છે. તો મુનિ શેખરને મેં મુનિ શેખરા કર્યું તો લલગા લગા, તો એનું લગાત્મક રૂપ પણ એમાં સમાય છે. જ્યાં અર્થો પણ સમાવિષ્ટ થઈ શકે એવું હોય અને લગાત્મક રૂપ પણ આવી શકતું હોય તો બંને લીધા છે. જ્યાં અર્થને સમાવી શકાયો નથી ત્યાં લગાત્મક રૂપને જ આપણે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આવી રીતે 8 ગણોના નામ આપ્યા. પણ વાત અહીં અટકતી નથી. કેમ કે આ 8 ગણમાં જ ગઝલ લખાતી નથી, આમાં બીજા ઘણા બધા ગણોનો ઉમેરો થતો ગયો જેમ જેમ સમય આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ. એટલે પછી અખંડ છંદની જગ્યાએ મિશ્ર છંદો થવા માંડ્યા અને બીજા બધા ગણ પણ જોડાતા ગયા. તો અત્યાર સુધીનો 1000 વર્ષનો તમે ઇતિહાસ કાઢો કે જેમાં તમારી ઉર્દુ ગઝલો પણ આવી ગઈ, ગુજરાતી તો 150 વર્ષથી જ લખાય છે અને ઇવન ફારસી ગઝલો, તો એમાં ટોટલ મળીને 15 ગણો થાય છે. એટલે કે એનો અર્થ એવો થયો કે આ 8 ગણો જે ખલીલ ઇબ્દે અહેમદે લખેલા તેમાં બીજા 7 ગણો જે વપરાતા હોવા છતાં એને મુખ્ય ધારામાં મુખ્ય ગણોમાં સમાવિષ્ટ કર્યા નથી. તો એવો વિચાર આવ્યો કે આ 7 ગણને પણ જો 8 ગણમાં મેળવવામાં આવે, એ 7 ગણો કેવા છે? દાખલા તરીકે લગા, લગા લગા, ગાગા, આવા 7 ગણો જે વપરાય જ છે. તો એને પણ જો આપણે સમાવિષ્ટ કરીએ તો બધા જ ગણો એટલે કે ટોટલ 8 અને 7 15 ગણ થાય. તો 15 ગણોના ગુજરાતી નામો આપ્યા. હવે કોઈ પણ છંદ તમે બનાવો આને જોડીને તો એ અખંડ છંદ જ હશે અને અખંડ છંદના નામ પણ પછી એ છંદના નામ કેવા હોય છે એ પણ એક મજાની વાત છે. તમે જો મને પરમિશન આપો તો થોડુંક ટેકનિકલ છે. જે લોકો ગઝલ લખતા શીખે છે અથવા તો ગઝલ લખી રહ્યા છે, હું એક તમને ઉદાહરણ આપું એક બે કે અત્યારે જે છંદના નામ છે તે કેવા છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે લગાગા 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 લગા, આ છંદ લઈને તમે કોઈ ગઝલ બનાવી તો આ છંદનું ફારસી નામ શું છે? તો એ છંદનું ફારસી નામ થાય કે બહેરે મુતકારીબ સાલિમ મહસૂબ મુરક્કબ મુસમ્મન. હવે આટલું લાંબુ નામ અને એના કરતાં તો તમારો જે છંદ છે એ નાનો છે. તો હવે આનું જો ગુજરાતી નામ હું આપવામાં પ્રયત્ન કરું તો શું થાય કે લગાગા 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 3 વાર છે.
તો ત્રિસમીપે પતી ગયું. અને લગા એટલે કે લતા, ત્રિસમીપે લતા. આ ગુજરાતી નામ પૂર્ણ થયું. ફારસી નામ શું હતું? બેરે મુતકારિબ સાલિમ મહઝુફ મુરક્કબ મુસમ્મન. તો આટલું લાંબુ નામ. બીજું પણ એક ઉદાહરણ તમને આપું કે ગા લગા ગા લગા ગા લગા ગા. આટલો છંદ લેવો છે. આ છંદ કરતા પણ એનું નામ મોટું છે. બેરે મુતદારિક સાલિમ હજઝ મહઝુફ મુરક્કબ મુસદ્દસ. પણ જો આનું ગુજરાતી નામ કરું તો ગાલગા 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 3 વાર આવે છે, એટલે કે શારદા 3 વાર આવ્યું અને ગા 1 વાર આવ્યું. ગાલગા એટલે શારદા. ગા ને આપણે ગુજરાતીમાં પણ શ્રી છંદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ગાલગા 3 વાર અને ગા 1 વાર, તો ત્રિશારદા શ્રી નામ પતી ગયું. એટલે આ લોજિકલ નામ ગુજરાતીમાં સાયન્ટિફિકલી આમાં સમાવિષ્ટ કર્યા છે આ પુસ્તકમાં, જેથી કરીને કોઈ પણ ગઝલકાર કોઈ પણ છંદમાં ગઝલ લખે તો એનું નામ ગઝલકાર પોતે જ નક્કી કરી શકે. એને કોઈને પૂછવાની જરૂર નહીં કે આ છંદનું નામ શું છે. તો એ રીતે ગુજરાતી નામાભિધાન આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ એક પ્રકાર થયો. બીજો પ્રકાર મેં તમને કહું કે 8 અને 7 એમ મળીને 15 છંદો કર્યા. એ બીજું થયું જે મૌલિક વસ્તુ છે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે ફારસી નામો છંદમાં લખાય છે, એટલે કે છંદના નામો નક્કી થાય છે, એમાં એક શેરમાં 2 પંક્તિ આવે. બંને પંક્તિ મળીને જેટલા ગણોની સંખ્યા છે એ સંખ્યા ગઝલના નામમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. મારું એવું કહેવું છે કે એક શેર, હવે શેર એટલે શું કે ગઝલ એટલે શું, મક્તા મતલા, આ બધું પણ અંદર મેં જે નવા લખનારાઓ છે એના વિશે મેં આમાં માહિતી આપી છે. તો તમે જોવા જાઓ તો જ્યારે શેરનો પહેલો મિસરો એટલે કે પહેલી પંક્તિમાં તમે જે ગણ લો છો અને એ જે ગણની સંખ્યા છે એટલી જ બીજી પંક્તિમાં આવશે. તો બંને પંક્તિ મળીને માનો કે પહેલી પંક્તિમાં 4 ને બીજી પંક્તિમાં 4 હોય તો 8 ગણ એવું કહેવાની જરૂર નથી. તમે 4 ગણ કહો તો જ એ વધારે સારું છે, કારણ કે બીજી પંક્તિમાં તો 4 જ આવવાના છે. તો શાના માટે 8 ગણવાના? આવા જે એની અંદર મુશ્કેલીઓ નડી રહી છે સમજવામાં, એ મેં આ પુસ્તકમાં દૂર કરી. ત્રીજો મુદ્દો મેં આ પણ ઉઠાવ્યો છે કે પહેલી પંક્તિમાં જેટલા ગણ હોય એટલા ગણની સંખ્યા જ ગણવી નામ આપતી વખતે. તો એ રીતે મેં આ પુસ્તકમાં ત્રીજું કામ કર્યું છે. ચોથું કામ છે, પણ આ પ્રશ્ન આવે એના પછી હું વાત કરું કે ચોથું પણ શું કામ છે. તે જે મૌલિક કામ છે એ હું તમને ગણાવી રહ્યો છું. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, चिट्ठी ना कोई संदेश, ऐसी कई सारी गज़लें जब हम सुनते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि लिखने वाले ने अपनी जान उसमें डाल दी होगी. अभी आपने जो सारी बातें सुनी कि एक किताब लिखने के लिए उन्होंने कितनी टेक्निकल चीज़ों को इसमें ऐड किया है, तो उतनी ही चीज़ें जब गज़ल लिख रहे हैं, जब गज़ल गा रहे हैं, तो हर उस शख्स को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही अपना जोर लगाना पड़ता है उन भावनाओं को, उन शब्दों को राग देने में. और जब ये पूरी धुन, जब ये पूरे संगीत हम तक पहुंचते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है. लेकिन इसके पीछे का पूरा परिश्रम हम नहीं जान पाते, जो जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं. इन सभी बातों के बारे में, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम और भी जानना चाहेंगे. सर, आप और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस किताब से रिलेटेड? मैं શરૂઆતમાં થોડુંક ટેકનિકલ વધારે કહી દીધું, પણ મને લાગે છે કે થોડુંક હળવી રીતે પણ શરૂઆત થઈ શકત. પણ હું હવે કહેવા માંગુ છું કે ગઝલ શીખનાર માણસને એકદમ પ્રાથમિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી, અને એ પ્રાથમિક જ્ઞાન પણ આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપ્યું છે. દાખલા તરીકે ગઝલ એટલે શું, શેર એટલે શું, મતલા એટલે શું, મક્તા એટલે શું, આ બધી વસ્તુઓને વિસ્તૃતથી સમજાવી છે. પછી એક શેરના કયા કયા પાસા છે, એનું આંતર સ્વરૂપ કયું છે, એનું બાહ્ય સ્વરૂપ કયું છે, આ બધી રીતે આ બધી માહિતી ઉદાહરણો સાથે આ પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ કરી છે.
જેથી શરૂઆતમાં જે કોઈ વ્યક્તિ શીખવા માંગે છે ગઝલ, એને અઘરું ના લાગે. અને ગઝલમાં એની જે ગઝલની એક રિધમ છે, ગઝલનો પણ એક લય છે, ગઝલનો એક છંદ છે. અને પછી આ બધી સમજણ એના પહેલા ગઝલ ક્યાંથી આવી અને ભારતમાં કેવી રીતે આવી, સૌથી પહેલા કોણ લાવ્યું, પછી એ ગુજરાતીમાં કેવી રીતે આવી, આ બધો એનો પ્રવાસ, એટલે કે ગઝલનો ઉદ્ભવ અને ગઝલનો પ્રવાસ, આ પણ આ પુસ્તકમાં વર્ણવ્યો છે. એના પછી મેં તમને જેમ કહ્યું કે આ ગઝલના ગુજરાતી નામો, ખરેખર કહું તો આ આખો જે વિચાર છે એ મારા મગજમાં 2016 અને 17થી ઘુમરાયા કરે છે. પણ તમે જેમ કહો ને કે લખી લખીને ભૂસવાનો ગાંઠ થાય, એમ તમે જૂનું ભૂસતા જાઓ ને પાછું નવું કશુંક આવે અને બીજી ચેલેન્જીસ આવે કે આમ આવે તો શું કહેવું, તેમ લખાય તો શું કહેવું. એ બધું પછી એની અંદર જ્યારે એનો તાળો મળ્યો પછી આ 2025માં આ પુસ્તક જે ગઝલ સંસ્કાર નામે આપણે બહાર લાવ્યા. એક બીજી મહત્વની વાત કે આ પુસ્તક લખતા લખતા એવો વિચાર આવ્યો કે જે ગઝલનું લગાત્મક સ્વરૂપ છે, લગાત્મક સ્વરૂપનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણે જે કંઈ બોલીએ છીએ, એટલે કે જે વાણી આપણે બોલીએ છીએ, એના શબ્દો કે એના અક્ષર લઘુ અને ગુરુથી બને છે. હવે આ લઘુ અને ગુરુને, જેવી રીતે લઘુને લ કહેવાય અને ગુરુને ગા, એવી સંજ્ઞા મળેલી છે. અને હું જો કોઈ ચિહ્નથી બતાવું તો ડેશ એટલે કે આડી લાઈન છે તે ગુરુ માટે વપરાય છે અને યુ જેને કહીએ છીએ, યુની સંજ્ઞા એ લઘુ માટે વપરાય છે. તો ગઝલ તો હજારો વર્ષથી છે. હવે તો ડિજિટલાઇઝેશન થયું, કમ્પ્યુટર્સ આવી ગયા, તો આ બધું જ્યારે કમ્પ્યુટરમાં ઠાલવવામાં આવે એની ટેકનિકાલિટીને, તો આપણે ઠાલવી શકીએ કે નહીં એવો વિચાર આવ્યો. કારણ કે તમારે એને સિમ્બોલિક ફોર્મમાં મૂકવી પડે, તમારે એનું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું પડે. એટલે વિચાર એવો આવ્યો કે જે આ લઘુ અને ગુરુનું જે સ્થાન છે, દાખલા તરીકે હું લઘુને નીચે બતાવું અને ગુરુને ઉપર બતાવું, આવું જો બિંદુ રૂપે ગઝલના શેરને કે પંક્તિને હું મૂકું અને પછી એને હું જોડું, તો જે કોઈ છંદ છે એનું હું લગાત્મક રૂપ એટલે કે એનું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન કે એનો ગ્રાફ તૈયાર કરી શકું કે કેમ, એવો વિચાર આવ્યો. આપ સૌ જાણો જ છો કે આપણું હૃદય પણ જ્યારે ધબકે છે તો એનો પણ એક ગ્રાફ તૈયાર થાય છે. તો એવો જ ગ્રાફ આનો તૈયાર થાય કે નહીં, તો એ પ્રયત્નમાં સફળતા મળી અને પછી ખબર પડી કે એનું પણ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર થઈ શકે. તો દરેક છંદનું એક ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન, દરેક છંદનું એક રેખાચિત્ર તૈયાર થયું. હું તમને એમ જ કેમેરામાં, મને ખબર નથી બતાવી શકાય કે કેમ, પણ હું દૂરથી થોડું બતાવું કે આ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન છે કે દરેક છંદ હોય તો એનું કેવી રીતે ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન આપી શકાય. અને પછી આ પ્રેઝન્ટેશનને આપણે ડિજિટલાઇઝ કરી શકીએ અને પછી ભવિષ્યમાં, કારણ કે જે રીતે કમ્પ્યુટર અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આગળ વધી રહ્યા છે, એ બધામાં આની જરૂર પડશે. શું જરૂર પડશે એ તો સમય જ કહેશે, પણ એની શરૂઆત આપણે હમણાં કરવી પડે. તો આ રીતના ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશનમાં પછી તમે એના કોઈ પણ ગીત હોય, કોઈ પણ ગાયન હોય, તો એનું પણ તમે ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર, જેવી રીતે આ છે તમે જોશો તો આ રીતે એને તૈયાર કરી શકાય. આ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન પછી કોઈ પણ છંદ હોય, છંદ જે બન્યો નથી અને બનશે ભવિષ્યમાં, એનું પણ પ્રેઝન્ટેશન આ રીતે કરી શકાય. હવે જેવી રીતે ડોક્ટર કાર્ડિયોગ્રામનો ગ્રાફ જોઈને કહી આપે
કે આ હૃદય બરાબર ધબકે છે કે નહીં. જો એનો ગ્રાફ ઉપર નીચે હોય તો તરત ડોક્ટર કહે છે કે આ બરાબર ચાલતું નથી અથવા તો આ બરાબર કામ કરતું નથી. એ જ રીતે આ ગ્રાફ જોઈને કહી શકાય કે આ ગઝલનો જે છંદ છે એ બરાબર છે કે નહીં, કે એમાં કંઈ ગડબડ છે કે નહીં. તો એ બધી વસ્તુઓ આમાં થઈ શકે. આ બધી ચર્ચાઓ મેં ઘણા વિદ્વાનો સાથે પણ કરી. તો એકાદ બે જાણકાર હતા, એમણે મને એક નવી વાત કરી જે મારા મગજમાં પણ નહોતી. જે મેં તમને પેલું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશનના ડોટ્સ બતાવ્યા અને પછી ડોટ્સને આપણે જોડ્યા. એમનું એવું કહેવું છે કે આનો ઉપયોગ બ્રેઇલ લિપિમાં પણ થઈ શકે, કે જે દિવ્યાંગો છે, કે જે જોઈ શકતા નથી, એ લોકોને જો ગઝલના છંદ શીખવાડવા હોય તો તેઓ જો આનો ઉપયોગ કરે, ભવિષ્યમાં કદાચ બ્રેઇલ લિપિમાં આ જાય તો એ દિવ્યાંગો માટે પણ આ જે લિપિ છે એનો ઉપયોગ કરીને એ લોકો ગઝલ શીખી શકે. તો એવો એક દરવાજા આવા આપણી સમક્ષ ખુલ્યા છે આ પુસ્તક દ્વારા. તો મને આશા છે કે ગુજરાતી ગઝલના ગુજરાતી નામો, ગઝલના છંદના રેખાચિત્રો અને ગઝલના 7 + 8 એમ 15 ગણો નું આ જે સાથે લઈને જે પુસ્તક બહાર પડ્યું એ જરૂર જે ગઝલ શીખનારા નવા માણસો છે, નવા કવિઓ છે, કે કોઈ પણ ગઝલને એમાં રસ ધરાવનારા છે, એમને આ કામમાં આવશે. આ પ્રશ્ન હવે હું બીજો પ્રશ્ન લઈશ અને એના પછી હું એ પણ કહીશ કે આ પુસ્તક કોના કોના કામનું છે. जब हमें किसी कला के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, डिटेल में जानकारी मिलती है, तो हमें वो जानकारी जानने में बहुत मजा आता है. इस किताब में वो सारी बातें, वो सारी चीजें जो भी इस गजल सीखना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो गजल प्रेमी है, जो गीत संगीत से बहुत प्यार करता है, वो भी इस किताब को जरूर पढ़ सकता है. तो मैं अगला सवाल यही लेना चाहूंगी, हमारा आखिरी सवाल यही होगा. जो उन्होंने किताबों के बारे में वो और भी जो बातें कहना चाहते हैं वो तो हम सुनेंगे ही, और आखिर में ये भी जानेंगे कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ना चाहता है, ये जानकारियां प्राप्त करना चाहता है, वो इस किताब को कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं. जी सर. આ જે પુસ્તક છે એ એમના માટે છે કે જેમ મેં પહેલાં પણ કહ્યું કે જે લોકો ગઝલ શીખવા માગે છે અને એના આરંભથી માંડીને, એના પ્રવાસથી માંડીને, એના પ્રકારથી માંડીને, એના માળખાથી માંડીને, એના છંદથી માંડીને છેક રેખાચિત્ર સુધી બધી જ જાણકારી જેને જાણવી છે તેના માટે આ પુસ્તક કામનું છે. બીજું કે ખાસ કરીને મને આ ચર્ચા કરતા એક નવી વસ્તુ જાણવા મળી કે જે મહિલા ગઝલકારો છે એઓએ મને એવું કહ્યું કે એમને જ્યારે ગઝલ શીખવા જવું હોય કોઈની પાસે તો કોઈની પણ પાસે જતા એમને સંકોચ થાય છે અને એ દરેક જણ જોડે કમ્ફર્ટેબલ નથી પણ હોતા. તો પછી એ લોકો ગઝલ શીખવાનું કાં તો માંડી વાળે, કાં તો પછી રાહ જુએ કે કોઈ બીજા પાસે આપણે જઈએ. તો એવા જે ફિમેલ ગઝલકારો છે એમને માટે આ પુસ્તક ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. ત્રીજું કે જે કવિઓ જેમના 2-3 પુસ્તકો આવી ગયા છે પણ હજી એમને ગઝલની બારીકીઓ વિશેની જાણકારી લેવાની ઈચ્છા છે, અથવા તો એમને ગઝલના નામો બોલતા આવડતા નથી, ગઝલ લખતા આવડે છે પણ ગઝલના નામોનું એમને જ્ઞાન નથી, અથવા તો આ ગઝલોને જોડ્યા પછી એને બીજા કયા એટલે કે મિશ્ર છંદો બનાવીને ગઝલ લખી શકાય. તમે જુઓ મોટાભાગના ગુજરાતી ગઝલકારો લો કે બીજા ગઝલકારો લો, એક સીમિત 2 કે 3 કે 4 છંદોમાં જ ગઝલ લખે છે. કેમ કે બીજા છંદોની પ્રત્યે એમનું એક્સપોઝર નથી, અથવા તો એમને ખ્યાલ નથી, અથવા તો એમાં એમનો કોન્ફિડન્સ આવતો નથી.
તો એવા ગઝલકારોને માટે પણ આ પુસ્તક એમને મદદરૂપ થઈ શકે છે. બીજા એવા વ્યક્તિઓ કે જેમને ગઝલ લખવી નથી પણ ગઝલનો આનંદ લેવો છે અને એની ટેકનિકાલિટી જાણીને આનંદ લેવો છે. ટેકનિકાલિટી જો જાણે તો જ એ ગઝલ સાંભળ્યા પછી ગઝલને બિરદાવી શકે કે અહીંયા મારે દાદ આપવાની જરૂર છે. એવા પ્રકારનું એટલું જ જ્ઞાન જો લેવું હોય તો તેઓ પણ આ પુસ્તકનો ઉપયોગ કરી શકે એમ છે. અને પછી જેમ મેં વાત કરી કે આગળ પછી આનું કેવી રીતે બ્રેઇલ લિપિમાં ને બધું લઈ જવું, એ તો પછી લોકો એને પુસ્તકને વાપરશે. તો આવા આ દાયરામાં જે યુવાનો, યુવતીઓ, ગઝલકારો, કવિઓ આવતા હોય એ બધા આ પુસ્તકને નો ઉપયોગ કરી શકે છે. એમનો સવાલ એવો હતો કે આ પુસ્તક ક્યાંથી મળે? તો આ પુસ્તક ઝેન ઓપસ આમાં તો દેખાશે નહીં, પણ આ જે તમને દેખાય છે બ્લુ કલરનું, zenopus.in માંથી તમે મેળવી શકો છો, ઓનલાઈન મંગાવી શકો છો. અને બીજી આમાં અગવડ પડતી હોય તો તમે એમેઝોન ઉપર પણ આને મંગાવી શકો છો. લેખકનું નામ આપીને પણ મંગાવી શકાય અને પુસ્તકનું નામ આપીને ગઝલ સંસ્કાર એમ તમારે ટાઈપ કરવું પડે. GHA લખવું પડશે. ગઝલ GAZ નથી, GHAZAL, ગઝલ સંસ્કાર. એ તમે ટાઈપ કરશો તો એમેઝોન અને ઝેન ઓપસ આમાંથી તમને આ પુસ્તક प्राप्य बनशे. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को सारी जानकारियां देने के लिए, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो भी गज़ल प्रेमी हैं, जो भी गज़ल सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर गुजराती गज़ल जो आगे ले जाना चाहते हैं इसे, वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें, वो ज़रूर इस किताब से एक बार रूबरू हो जाए, एक एक शब्दों से रूबरू हो जाए. जितना आपने इंटरव्यू में सुना है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें उस किताब में इंक्लूडेड हैं जो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस किताब को ज़रूर खरीदेंगे और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा है आपका अनुभव. इसी तरह हम भी आप तक वडोदरा के हर कलाकार को पहुँचाते आए हैं, उनकी कहानियों को पहुँचाते आए हैं. आगे भी इसी तरह आपके सामने लेकर आएंगे कई कलाकारों की कहानियाँ. तब तक देखते रहिए VNM TV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल. रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून.
खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलाग में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलाग वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. जात से ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये सिर्फ गरुड़ पुराण का एक श्लोक नहीं बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जलती लपटों में हर चिता अपनी अमर कहानी सुनाती है। अंतिम क्षणों की रूह में एक अनकही दास्तां बुन जाती है। जीवन के रंग अनगिनत होते हैं, लेकिन मृत्यु का रंग बस एक, अंधकार से भी गहरा, चिता की लपटों में सिमटा वो धुआं जो हर अस्तित्व की अंतिम सच्चाई बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी हमेशा आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि आपके सोच को भी झकझोर कर रख देगा। मृत्यु, जिसे ना तो कोई देखना चाहता है ना ही महसूस करना। जिंदगी और मौत के बीच में हर कोई फासला चाहता है, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन का वो अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ये ना तो किसी को पहचानती है ना ही भेदभाव रखती है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, वक्त आने पर ये अपने साथ हर किसी को ले जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि जब एक शरीर जीवन से मुक्त होता है तो उसका अंतिम पड़ाव तय कौन करता है? हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सत्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते, जो हर दिन अपनी आंखों के सामने जीवन की आखिरी सांस को बिखरते देखते हैं, जो मृत्यु को सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं बल्कि जलती चिताओं की लपटों में हर दिन जीते हैं। हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा है।
कोई दुकान चलाता है, कोई मजदूरी का काम करता है, कोई कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे बैठा होता है, तो कोई गर्म तवे के सामने रोटियां सेक रहा होता है। लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर का चूल्हा तभी जलता है जब वो किसी और की चिता को अग्नि देते हैं। यह है यूपी के रहने वाले संजय, जो पिछले 10 वर्षों से वडोदरा के खासवाड़ी शमशान घाट में चिता जलाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए मृत्यु कोई डरावना शब्द नहीं, बल्कि एक दिनचर्या है, जहां हर दिन किसी नए शव को अग्नि देनी होती है और हर रात किसी अनजाने के दुख को भीतर समेटना होता है। मैं खासवाड़ी बोचा जी में शमशान में काम करता हूँ, जिससे जलाराम सेवा ट्रस्ट से सेवा देता हूँ। जैसे डेड बॉडी आती है उसको जलाने का, हरगवाने का पूरा काम अपना बनता है सब कुछ। और बाकी का जो इंसान है सब अपने यहाँ के भी है, अपने बाहर के भी हैं, सब जो भी व्यवस्थित सब करके देते हैं हम सब लोग। और बाकी जो अभी कोई जो तकलीफ पड़ता है हम सबको, तो सब मंदिर देख लेती है। जैसे दवा है, कुछ भी होता है तकलीफ, तो अपने जलाराम मंदिर से सब कुछ होता है। ये कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? लगभग हमको 10 साल हो गया काम करते हुए। तो ये आपकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है या इसके अलावा भी आप कुछ काम करते हैं? नहीं, हमारा सबका तो यही सहारा है, मसान का ही है सहारा। हम सब यही काम करते हैं। हम सबको जैसे जलाते हैं, इंसान जो देते हैं वही सब आपस में सब ले लेते हैं हम सब। तो ये आपके पूर्वजों से चली आ रही है ये परंपरा? नहीं, पूर्वजों से नहीं चल रही है, और जो पांडे का हमारा स्टाफ जो चलाते हैं उनके हिसाब से हम सब देखभाल करते हैं। अच्छा, और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में तो अभी मौके पे हमारी फैमिली में 4 जन हैं। अपने 2 बच्चे हैं, एक हमारी औरत है। इनका जीवन ना त्योहारों में रुकता है, ना मौसम की मार में, ना कोई तारीख मायने रखती है, ना कोई धर्म, ना कोई तालियां, ना कोई मान सम्मान, सिर्फ राख, धुआं और आग। जब कोई कहता है मृत शरीर, तब ये उसे मुक्त आत्मा मानकर अंतिम विदाई की सबसे पवित्र भूमिका निभाते हैं। आप क्या चाहते हैं भविष्य में आपके बच्चे भी इसी परंपरा से जुड़े या फिर कुछ भविष्य और में? हटकर तो काम करें? देखो, हमने जो अभी तकलीफ झेल रहा था वो तो तकलीफ ने झेल के उठाते ही है। कोरोना का भी काम किया हम सबने, उसका अपना शरीर ऐसा नहीं देखा कि चलो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने हमारे इंसान सब लोग थे, सबने बहुत अच्छे काम का सहारा दिए, और जितनी पब्लिक आती थी सब अच्छे भी बताते थे, बहुत अच्छा काम ने आप सब किए। और यही सब काम था अपना, जो बेचारे तकलीफ में थे उस सब तकलीफ का हम सब सारा बनते थे, यही चीज है अपना। तो आप किस समाज से आते हैं? हम गौतम हैं। तो इसके पीछे मतलब क्या कहानी है कि ये समाज आपकी इसी परंपरा के लिए जानी जाती है या ना? मैं अपना तो कहानी ऐसे नहीं है। कहानी आप इस काम से कैसे जुड़े? फिर काम के लिए हम जुड़ना, जैसे अपने पांडे हैं, हमारे यूपी के हैं, गांव के रहने वाले हैं। पहले वो क्या, पहले जलाराम में जॉब करते थे मंदिर में, तो मंदिर वाले ने मसान कह दिए थे, तो उनके सारे सब भी इधर आना पड़ा मेरे को। इसके लिए तो हम सब इधर मसान के अंदर सेवा चालू कर दिया। तो जब आप चिता को आग देते हैं तो कैसी कैसी कठिनाई होती है? जैसे कि मैं आपके हाथ में भी देख पा रही हूँ, ये तो मैम कोरोना से है। छाले हैं? छाले नहीं, जान लो कि दाने सब पाँव में भी है। ये सब हालत बहुत खराब है, बहुत ही खराब परिस्थिति है ये। तो ये किस तरह से ये सब होता है? मतलब अभी मैम, अभी बॉडी की उसमें जो जलाता था कोरोना का, उसमें ऐसा अंदर उसमें देखते थे हम सब, नहीं देखते थे कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि हम सब उचक के रख ही देते थे। और उसमें क्या, जो इंसान घर वाले थे वो सब डरे थे बेचारे, बहुत डर गए थे। हमारा सबका काम था कि उनका काम करके पूरा। आप लोगों को डर नहीं लगा कि मतलब नहीं मैम, डरा नहीं था। में कोरोना का दहशत फैला हुआ है और फिर आप फैला था मैम, वकील हम सब डरे नहीं थे। हम सब अगर डर गए तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब अगर डर गए होते तो काम नहीं होता। हम सबको, हमारा सबका जो काम था हम सब काम करके देते थे। उनको भी सबको लगता था कि हाँ भाई ये सब काम करके दे रहे हैं इंसान, यही सब अच्छा था। कोविड के समय जब लोग अपनों की लाश को छूने से डरते थे, जब बेटा भी पिता के शरीर से 2 कदम दूर रहता था, तब इन्हीं हाथों ने शव को कंधा दिया, इन्हीं पैरों ने अंतिम यात्रा में साथ निभाया, और इन्हीं आंखों ने हर रोज अनगिनत चुप्पियों को राख बनते देखा। कोई पीपीई किट नहीं,
कोई विशेष सुविधा नहीं, सिर्फ इंसानियत की चादर ओढ़े ये लोग मौत को मात दे रहे थे। तो जैसे कि अब जब हम शमशान का नाम लेते हैं तो जो हम जैसे जो लोग हैं वो मतलब डर जाते हैं शमशान के नाम से, आने से डरते हैं, और आप दिन रात यहीं पे रहते हैं, दिन रात मौत को इतने करीब से देखते हैं, तो क्या मतलब कैसा जीवन है फिर आपका? आपके जीवन में क्या असर ऐसा है, अपना सबका जीवन ही है कि हमारा सबका जीवन इसी में हमेशा है। जो भी करता है सब ऊपर वाला ही करता है, ऊपर वाले के हाथ में। क्योंकि मर जाने के बाद इंसान जो कहते हैं कि यहाँ भूत है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम सबका रातों दिन यही काम है। रात को भी बुलाओगे तभी हम सब देखेंगे, दिन को भी बुलाओगे तभी काम। हम सब कल 10-10, 12-12, 15-15 बॉडी एक दिन का हम सब देखभाल कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इतने सालों से काम करें तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो आपको, या कि कभी कुछ ऐसा डर लगा हो या कुछ ऐसी घटना घटी हो? घटना तो मैम वैसे हमारे सामने तो अभी कोई ऐसा घटनी नहीं है मसान के अंदर। बाकी जो काम करने वाले इंसान हैं वो गैस चिता में थोड़ा बहुत इतना हुआ था, थोड़ा डर, बस बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कैसा डर, क्या महसूस कुछ? जैसा डेड बॉडी डालने के बाद उसमें आवाज आती थी, थोड़ा डर बस लगता था, बाकी कोई डर हम सबको लगा नहीं था ऐसा। अच्छा, तो मतलब अब ये जैसे कि डेड बॉडीज जल रही हैं तो कितना समय लगता है एक लकड़े में बॉडी जलाने में 3-4 घंटा लग जाता है। तो इसके बाद का जो कामकाज होता है वो कैसा होता है? मतलब इसके बाद फिर आप लोग इसके बाद जो हस्ती लेने आएंगे उनके घर वाले रहेंगे, जैसे पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ हम सब भी करा देते हैं, उनको हस्ती व्यवस्थित करा के हम सब हाथ से निकाल के दे देंगे उनका। यही सब रहता है। डेड बॉडी जैसे वो सब जला के अभी छोड़ के चले गए, वो सब जलाने का काम हम सब पूरा उनका व्यवस्थित करके देंगे। जैसे लकड़ा कूटता है, छाना कूटता है, घास कूटती है, जो भी कम बेसी पड़ता है हम सब डाल के जलाते हैं सब। और चिता सजाने से लेकर मतलब पूरा चिता सजाने से लेकर हम सब पूरा करके देते हैं। खाली वो जैसे आते हैं उनको कुछ करना नहीं देते हम सब मतलब करके। मौत के बाद का जो सफर है वो आप लोग तय सब करते पूरा हैं। करते हैं हम सब। जब परिवार शव को अग्नि देकर चले जाते हैं तो चिता की देख रेख से लेकर उसके संपूर्ण दाह तक की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि शरीर पूरी तरह अग्नि में समा जाए, घी से, लकड़ियों से, परंपराओं से हर शव को पूर्ण सम्मान मिले। ये जो काम है वो आपके लिए, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? एक काम की तरह या क्या मतलब महसूस जैसे करते हैं हम इस सब काम को लेकर? काम करते हैं, जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम सब खाली ऊपर वाले से नमस्कार करते हैं, भगवान के ऊपर से। हम सबको जो भी करोगे अच्छा बुरा आप ही करोगे, उसी हिसाब से हम सब काम में स्टार्ट करते हैं। जब काम चलना पब्लिक, क्योंकि जो मौत होती है उनकी आत्मा देख रही है, क्योंकि अगर हम सब अच्छा करेंगे उनकी आत्मा को हम सब, वो खुद हम सबको अच्छा देंगे, बुरा नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम सब गलत करेंगे उनके साथ तो हमको गलत करेंगे। क्योंकि हमको आज तक, जब से मैं सब जलाराम में अपनी जॉब करता हूँ तभी आज तक कभी मत्था नहीं दुखा है, ना तो कोई परेशानी हुई किसी को, ना कोई किसी को तकलीफ हुआ है। तो मतलब ये सब जब आपके शरीर में जब ये कोरोना का ताल, जब एक दिन का 100-150 बोरियां आती थी, उसमें कहा कि इंसान बेचारे सब डरे थे, आपने उठा के तो बिल्कुल भी ऐसा डर महसूस नहीं होता? मतलब दर्द, अगर दर्द डर तो नहीं लिया हूँ कभी। आग, अगर हम थोड़ा सा भी आग के पास जाते हैं तो एकदम से मतलब शरीर में वो जो ताप आती है उससे इंसान डर जाता है, तो आपको कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम सबको खड़ा करा दो, खड़ा करके हम सब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम सब नहीं डरते हैं। मतलब आप समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं? हमारा जो काम है हम करके देते हैं। ठीक है, आप तो अपना मतलब समाज के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं। समाज आपको किस नजरिए से देखता है? कभी तिरस्कार अच्छा देते हैं हमारे सबको। जो इधर के इंसान हैं, जितने भी इंसान आते हैं, हम सबको आज तक कभी भी गलत नहीं सोचते। सब लोग अच्छे ही सोचते, बोलते हैं, बताते भी है कि भैया आप सब जो काम करते हो बहुत व्यवस्थित करते हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तुम सबका काम देख के हम सबको बहुत अच्छा लगता है। यही सब है मैम। अभी जैसे बैठने उठने का तकलीफ होता है हम सबको, कोई वो नहीं बना के रखे, ऑफिस नहीं बनी है, जैसे यही सब है, हम सबको थोड़ा दिक्कत होता है बैठने उठने में। अभी धूप है, हम सब बैठने, पब्लिक को बैठने में उधर भी थोड़ा तकलीफ होती है। ये सब थोड़ा है। वो तो बोलते थे कि अभी मसान बनेगा फिर उसका व्यवस्था सब बना के हम सब दे देंगे। ठीक है, अब मुझे बस एक ऐसा कोई पल बता दीजिए जब आपको अपने काम को लेकर गर्व महसूस हुआ हो कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब मैम ये किससे हुआ है कि हम सब जब काम करते हैं ना, हम सबको कोई गर्व नहीं होता। हम सब ये सोचते हैं कि कोई भी काम करो, व्यवस्थित करो, अच्छा करो। पब्लिक को लगना चाहिए कोई भी इंसान आता है वो खुशी में नहीं आता है, गम में आता है। इस शमशान के अंदर जो भी आएगा वो गम में आएगा, कोई खुशी में नहीं आएगा। बल्कि ऐसा काम करो उसको लगे कि हाँ इंसान यहाँ के जो काम करते हैं बहुत व्यवस्थित करते हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि गलत काम करके देते हैं। तो मतलब ये तो ऐसा होता होगा कि बॉडी किसी भी समय पे आ रही है, रात में भी होता है? नहीं, रात को बंद हो जाता है। अच्छा, जो रात डेड में बॉडी रात आती है जैसे टाइम से आ जाते हैं। हमारा सबका क्या 7 से 7 है मसान के अंदर, क्या सूर्यास्त के समय डेड बॉडी जलाना नहीं चाहिए। अच्छा। हिंदू धर्म में जब सूर्यास्त हो जाता है तो कोई भी डेड बॉडी जलाने का नहीं, बाकी जो जलाए उसकी बात है। बाकी जो हमारा सबका काम, हमारा सब बता देते भैया 7 से 7 चलता मसान, क्योंकि हम सब जलाराम वाले का काम करते हैं, जलाराम सेवा ट्रस्ट से हम सब काम करते हैं। आप रहते कहाँ, यहीं पे आपका घर? हाँ, बस यहीं रहते हैं, पीछे अपने मसान के अंदर ही रहते हैं, बाजू में दिया है रहने का व्यवस्था। और आप लोग के साथ कितने लोग रहते हैं यहाँ पर कुल? लगभग रहते हैं हम सब 10-12 जन रहते हैं। आप सभी को संजय की कहानी बताने का उद्देश्य इतना था कि मैं आपको जिंदगी का वो आईना दिखाना चाहती थी जिसे हम में से अधिकांश लोग कभी भी देखना नहीं चाहते। आज हम सब दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने की होड़ में लगे हुए हैं। कोई नौकरी चाहता है, कोई पैसा, कोई प्यार तो कोई पहचान। और जब हमें ये सब नहीं मिलता तो हम कह उठते हैं कि जिंदगी बेकार है। तो जब आपको ये ख्याल आए तो एक बार इनके जीवन के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जिस दृश्य को हम देखने से भी कांप जाते हैं, जिस धुएं की महक से हम दूर भागते हैं, उसी आग के बीच में हर दिन ये लोग खड़े रहते हैं, ना किसी डर से, ना किसी मजबूरी से, बस समाज के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ। ना कोई शान है, ना ही कोई पहचान, बस कर्तव्य की आग में हर दिन जलते हैं ये लोग। तो अगली बार से जब भी आपको लगे कि जिंदगी में कुछ अधूरा है तो इनके जीवन को एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बिना अंतिम सफर पूरा नहीं होता, जिनके बिना मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। इनकी समाज में कोई खास पहचान नहीं है, इनके काम के बारे में कोई सोचता नहीं है, या फिर शायद इन्हें अलग नजरिए से हम देखते हैं। लेकिन ये भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, ये भी इंसान है हमारी तरह। बस इनके हिस्से में जो जीवन है वो हमारी कल्पनाओं से कई ज़्यादा कठिन है। बस इसी तरह की अब प्रेरणादायक कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए VNM TV।